हेलो गाइस, आज हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो हम देखते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट्स जो हम डिस्कस करेंगे आज वो है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम जानेंगे हिस्ट्री ऑफ टर्म इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, टाइप्स ऑफ चार्ज, origin of electric charge, unit of charge, properties of charges, cause of charge or process of charging, conductors, insulators, Coulomb's law and semiconductor। इतने पॉइंट्स पर आज हम बात करेंगे। तो हम सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द टर्म इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ जानेंगे। तो आइए देखते हैं जो हिस्ट्री ऑफ द टर्म इलेक्ट्रिसिटी है। सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि आखिर जो टर्म है, मेनली जो वर्ड्स होते हैं वो आखिर आया कहाँ से। मतलब जो इलेक्ट्रॉन हो गए, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया। तो ग्रीक साइंस के फादर थे थैल्स ऑफ मिल्टस, जिन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की थी। उन्होंने क्या किया था कि एम्बर लिया था। एम्बर जो होता है वो जेमस्टोन होता है जिसे हम जनरली ज्वेलरी के लिए यूज करते हैं। तो एम्बर को उन्होंने रब किया था ऊल के साथ। तो जब उन्होंने रब किया ऊल के साथ तो जो एम्बर था वो बीट्स ऑफ अ स्ट्रॉ, मतलब जो पुआल होता है, स्ट्रॉ का मतलब वही होता है पुआल या फिर भूसा हम बोलते हैं। तो उसे क्या करता है, वो एम्बर अट्रैक्ट करने लगता है कुछ देर के लिए और फिर वो छोड़ देता है। तो एम्बर जो है उसका एक ग्रीक नेम है इलेक्ट्रॉन। तो यहीं से वो वर्ड्स हमारे जो हैं आने लगते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज का, इलेक्ट्रिक फोर्स का, इलेक्ट्रिक सिटी का एंड इलेक्ट्रॉन का। इसके बाद एक बुक था डी मैग्नेट। डी मैग्नेट का मतलब होता है ऑन द मैग्नेट, जो कि 1600 में पब्लिश किया गया था। इसमें विलियम गिलबर्ट के द्वारा कहा गया था कि उन्होंने जनरली अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। उन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट होते हैं कैसे होते हैं, मैंने क्या एक्सपीरियंस किया, ये सब चीजों के बारे में बताया। और उन्होंने ये भी बताया कि कौन से ऐसे सबस्टांस होते हैं जिन्हें हम रब करने के बाद उसके पास अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आती है, मतलब वो लाइट बॉडी को अट्रैक्ट करता है। वो कौन कौन से सबस्टांस होते हैं। तो इसके बाद अब हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कि आखिर ये इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है और कैसे, मतलब सबसे पहले तो कैसे ये वर्ड आया। तो हम देखते हैं कि जो एग्जिस्टेंस होता है इलेक्ट्रिसिटी का वो कैसे आया। तो जो एम्बर को हमने रब किया था, अब यहाँ रब करवाया गया था कैट स्किन के साथ। तो कैट स्किन के साथ जब हम एम्बर को रब करते हैं तो उसके पास एक प्रॉपर्टी आती है, दैट इज अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी। तो एम्बर क्या करता है कि जो स्मॉल छोटा छोटा पेपर होते हैं, मतलब छोटा छोटा टुकड़ा होता है पेपर का, वो क्या करता है कि उसे अट्रैक्ट करने लगता है एम्बर। और क्या करता है एम्बर कि तो हम कहने लगे मतलब कि जो एम्बर है वो क्या हो गया, उसके पास क्या हो गया कि वो स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करने लगा। तो हम लोग कहने लगे कि जो एम्बर है वो चार्ज हो गया, जो एम्बर है वो इलेक्ट्रिफाइड हो गया। तो फिर क्वेश्चन ये आता है यहाँ पर कि चार्ज का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिफाइड का मतलब क्या होता है। तो चार्ज और इलेक्ट्रिफाइड का मतलब यहाँ पर होता है कि जो ऑब्जेक्ट है या फिर जो बॉडी है, जैसे कि एम्बर जो बॉडी है, तो उसके पास क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, या फिर ये भी हम बोल सकते हैं उस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। पहले क्या था, वो नॉर्मल एक बॉडी था, उसके पास कोई भी अट्रैक्शन ये सब की प्रॉपर्टी नहीं थी। पर रब करने के बाद उसके पास ये प्रॉपर्टी आती है, भले ही कुछ समय के लिए आती है लेकिन वो प्रॉपर्टी आती है। तो जो प्रॉपर्टी आई मतलब डिफिशियंसी या फिर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हुआ, तो उसका मतलब ही हुआ कि वह चार्ज हो गया, वो बॉडी जो है
चार्ज हो गया। और फिर बहुत सारे सबस्टांस के बारे में बताया गया कि ये सबस्टांस है जिसके पास भी ये प्रॉपर्टी देखा गया, मतलब उस सबस्टांस में रब करने से ये प्रॉपर्टी हमें मिला। तो वो जो सबस्टांस है, जैसे कि कुछ एग्जांपल यहाँ पर है, ग्लास हो गया, सल्फर हो गया, एबोनाइट है, रेजन है, एक्सेट्रा और भी मतलब सबस्टांस है जिसके पास ये प्रॉपर्टी दिखा गया कि रब करने से एक अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी उसके पास आती है। अब देखिए यहाँ पर एक हम एग्जाम्पल के तहत समझते हैं। हमने क्या किया, एक ग्लास का रॉड ले लिया, उसको फिर हमने सिल्क के क्लॉथ के साथ रब करवाया। तो हमने जब रब करवाया सिल्क के क्लॉथ के साथ, तो जो ग्लास रॉड है उस पे क्या हो गया, वो पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जो सिल्क का क्लॉथ है उस पे निगेटिव चार्ज आ गया। तो जब हम फिर से दोनों को जब हम अटैच करते हैं, मतलब दोनों को जब हम सटाते हैं एक तरह से बोलेंगे, तो जो रॉड है वो बहुत ही तेजी से, मोर स्ट्रांगली वो क्या करता है, सिल्क पे जो निगेटिव चार्ज था उसको अट्रैक्ट कर लेता है अपनी ओर, और फिर से जो बॉडी होते हैं, मतलब दोनों बॉडी वो न्यूट्रल हो जाते हैं। दोनों बॉडी क्या होता है, न्यूट्रल हो गया। इसके बाद हम देखेंगे कि वो कैसे क्या हुआ उसके अंदर। तो यहाँ पे जनरली वही चीज लिखा हुआ है कि जो ग्लास रॉड हुआ, जब उसे रब किए किसके साथ, सिल्क के साथ, तो वो ग्लास रॉड क्या हुआ, वो ग्लास रॉड भी इलेक्ट्रीफाइड हो गया, वो ग्लास रॉड चार्ज हो गया। कौन, ग्लास। तो किस पे क्या आ गया, उस पे क्या हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, और सिल्क पे क्या आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं, इस पे अगर पॉजिटिव, तो सिल्क पे अगर निगेटिव चार्ज आया और जो ग्लास था उस पे पॉजिटिव चार्ज आया, तो हम क्या बोल सकते हैं इसके अंतराल, हम कह सकते हैं कि यहां पर मोशन हुआ कुछ। मतलब क्या मोशन हुआ, तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज का मोशन हुआ। तो हम सिंपल ये बोल सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक चार्ज का जो मोशन हुआ तो कहां हुआ, स्पेस में हुआ, मतलब किसके किसके बीच में हुआ, रॉड और फिर सिल्क के क्लॉथ के साथ हुआ। तो इसे हम बोलते हैं कि दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ स्पेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यहां पे टर्म आया एक इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट समझ में आया क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर चार्ज का फ्लो हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। फिर हम बोला गया कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो एक तरह का इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। तो इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है कि नेचर के द्वारा उसे वह पाया गया है, मतलब नेचर के द्वारा क्या हुआ, उसके पास वो प्रॉपर्टी आया है कि उसके पास दैट इज ए अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, दैट इज ए रिपल्सिव प्रॉपर्टी। इसके बाद हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसका ओरिजिन कैसे हुआ। तो हमने क्या बताया कि हमने क्या किया, रबिंग करवाया था, तब जाकर एग्जिस्टेंस हुआ चार्ज का, तब जाकर हमें पता चला कि कैसे चार्ज होता है, कैसे फॉलो करता है। तो यहां पर हम देखेंगे कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसके पास दो चीज होता है, एक तो होता है क्या, इलेक्ट्रॉन, और एक होता है प्रोटॉन। तो हम क्या करते हैं, चार्ज जो होता है वो अपीयर किया रब करने पे, क्यों अपीयर किया, क्योंकि वहां पर क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ इलेक्ट्रॉन का। तो कैसे ट्रांसफर हुआ, फ्रॉम वन सबस्टांस टू अदर व्हेन आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर। मतलब जब हम दोनों को रब करते हैं तो क्या होता है, जनरली दोनों के अंदर एक प्रॉपर्टी आती है, दैट इज अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, दैट इज रिपल्सिव प्रॉपर्टी। ठीक है। तो हमने क्या करवाया, हमने क्या करवाया था कि एक ग्लास रॉड लिया, उसको रब किया था सिल्क क्लॉथ के साथ, देन द इलेक्ट्रॉन गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द रॉड टू द सिल्क क्लॉथ। तो हम कह सकते हैं कि जो सिल्क क्लॉथ है उसके पास वो क्या हो गया, निगेटिव चार्ज हो गया। निगेटिव चार्ज होने का मतलब क्या हुआ, मतलब यह हुआ कि सिल्क जो क्लॉथ है उसके पास बहुत सारा इलेक्ट्रॉन आ गया। पहले से जो था वो तो था ही, और भी उसमें इलेक्ट्रॉन आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन आया कहां से आखिर, तो मैंने रब करवाया था रॉड के साथ। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन जो है
वो सिल्क क्लॉथ के पास आया उतना ही इलेक्ट्रॉन रॉड ने दिया होगा। मतलब जितना डिफिशियंसी हुआ है उतना एक्सेस कहीं पर हुआ है। मतलब क्या हुआ, अगर सिल्क के क्लॉथ के पास एक्सेस हुआ तो डिफिशियंसी कहां से हुआ, तो डिफिशियंसी हमारा हुआ रॉड से। तो हम बोल सकते हैं कि द ग्लास रॉड acquires a positive charge due to loss of electrons and the silk cloth becomes negative charge due to gain of electron। अब देखिए, अब हम इलेक्ट्रोस्टैट्स के बारे में जानेंगे कुछ। इलेक्ट्रोस्टैट्स क्या होता है, तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, और फिर स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट। मतलब क्या बोलते हैं, फिजिक्स का ऐसा ब्रांच जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो रेस्ट में होता है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिर होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब मैंने बताया कि क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज, और डायनेमिक का मतलब होता है इन मोशन। मतलब हम बोलेंगे सिंपल तरह से कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। यहां तक क्लियर है। अब आगे देखिए, आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज कितने तरह के होते हैं, तो मेनली चार्ज को दो भागों में बांटा गया है। एक को हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, जिसे हम प्लस साइन से इंडिकेट करते हैं, और एक को हम बोलते हैं नेगेटिव चार्ज, जिसे हम माइनस साइन से इंडिकेट करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज हुआ बॉडी पे, उसके पास क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। और जो निगेटिव चार्ज हुआ वो किसके कारण हुआ, वो उस पे क्या हो गया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन की बढ़त हो गई। अब देखिए, जो अमाउंट होता है चार्ज का किसी भी ऑब्जेक्ट में, वो जनरली मान के चलिए कि एक सिंपल सा आपने ऑब्जेक्ट ले लिया, उसके पास कुछ नहीं है, उसके पास ना अट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी है ना रिपल्सन वाली प्रॉपर्टी है। उसके पास हम बोल सकते हैं कि उसके पास चार्ज तो है, लेकिन वो चार्ज क्या है, अब छुपा हुआ है। हम बोल सकते हैं कि उसके पास चार्ज छुपा हुआ है, क्योंकि मैंने जैसे ही उसको रब किया, मतलब जैसे ही ट्रांसफर हुआ इलेक्ट्रॉन का, तो मतलब फ्लो हुआ, मतलब इलेक्ट्रिक करंट हुआ, इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब बोल सकते हैं जो फ्लो हुआ वहां पर, तो हम बोल सकते हैं दैट इज, वहां पर हमने बात किया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे कि जब हम ऑब्जेक्ट को, जैसे कि हमने क्या किया, हम बोल सकते हैं कि अगर जो ऑब्जेक्ट है, जैसे कि हमने एक पेन लिया, ठीक है, तो उसके पास, जैसे कि हमने ग्लास लिया था, तो उसके पास पहले से कोई भी प्रॉपर्टी नहीं थी, लेकिन रब करने के बाद वो प्रॉपर्टी आती है। तो पहले भी तो चार्ज था, छुपा हुआ भले ही चार्ज था, लेकिन चार्ज तो था। तो पहले जो रॉड था, उस रॉड को हम क्या बोलेंगे, तो उस रॉड को हम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सब्सटेंस बोलते हैं। क्यों, पहले से इलेक्ट्रॉन क्या था, न्यूट्रल था, पहले से उसके पास चार्ज था लेकिन छुपा हुआ था, लेकिन कोई प्रॉपर्टी उसके पास नहीं था कि वो अट्रैक्ट कर ले या रिपेल कर ले। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कुछ कुछ सब्सटेंस है जिसके पास जैसे कि ये प्रॉपर्टी आती है। जैसे कि हमने ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ करवाया, तो ये प्रॉपर्टी हमें देखने को मिली। फ्लैनल, दैट इज कैट का स्किन था, जिससे हम एबोनाइट रॉड के पास ले जाकर रब करवाते हैं। वुलन क्लॉथ को हम एम्बर से रब करवाते हैं, फिर हम रबर से रब करवाते हैं, किसी भी प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट से रब करवाते हैं। तो हमें ये देखने को मिला कि इसके पास ये प्रॉपर्टी होती है कि ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज शो करता है, सिल्क क्लॉथ नेगेटिव चार्ज शो करता है। हमने ये प्रॉपर्टी देखा। तो अब देखिए, इसके बाद हम जानेंगे कूलम्ब्स लॉ के बारे में कि कूलम्ब्स लॉ जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने दो चार्ज लिया, हमने क्या लिया, दो चार्ज लिया। हमें ये नहीं पता है दैट इज ए पॉजिटिव चार्ज और ए निगेटिव चार्ज, बस हमने क्या किया, दो चार्ज लिया। अब जब हमने चार्ज लिया तो उसको क्या किया, एक डिस्टेंस से सेपरेट किया दोनों चार्ज को। तो हम मानते हैं कि जो डिस्टेंस है ये r है, ये डिस्टेंस को हमने क्या माना, r माना। तो अब देखिए, अगर हम ये डिस्टेंस को r मानते हैं और दो चार्ज है, एक चार्ज को मान चलिए q1 है
और एक चार्ज को मान के चलिए हम Q2 है, ठीक है। Q1 और Q2 दो चार्ज है, इसे हम r डिस्टेंस से सेपरेट किए। तो हम कूलम्ब्स लॉ में ये बोलें कि जो फोर्स होता है, हमारा जो फोर्स होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मतलब Q1 चार्ज और Q2 चार्ज का प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और हम बोले कि जो फोर्स है वो क्या होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब आर स्क्वायर का सेपरेशन होता है इसके बीच में, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो दोनों क्या करता है, दोनों जो है रिपेल करता है, मतलब एक चार्ज और दूसरे चार्ज दोनों एक दूसरे से दूर भागना चाहते हैं। और अगर हम जैसे ही उसे अपोजिट ले लेते हैं, मतलब एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज होता है, तो वो क्या करता है, दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी आ जाती है, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव, मतलब दोनों क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे से। तो देखिए यहाँ पर Q1 चार्ज है, यहाँ पर Q2 चार्ज है, तो ये दोनों क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, मतलब ये इधर जाना चाह रहा है, ये इधर जाना चाह रहा है, इसका फोर्स इधर भेज रहा है और इसका फोर्स इधर भेज रहा है। और जैसे ही हमने अपोजिट चार्जेस ले लिए तो देखिए दोनों का फोर्स सेम डायरेक्शन में, दोनों का फोर्स मतलब इसका डायरेक्शन देखिए और इसका डायरेक्शन देखिए, तो हम ये क्या बोल सकते हैं कि इसका फोर्स इस पे लग रहा है और इसका फोर्स इस पे लग रहा है। तो यहां से हमारा एक फॉर्मूला हमने निकाला कि F इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ Q1 Q2 का क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, और R इज द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस, मतलब 2 पॉइंट चार्जेस का बीच का ये सेपरेशन हो गया R। और यहाँ पर K का एक वैल्यू दिया गया जिसका वैल्यू है K इज इक्वल टू, हमने बोला कि 9 इंटू 10 टू द पावर 9, इस कांस्टेंट का वैल्यू आया 10 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब देखिए इसके बाद हम इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो यहां पर ये देखिए, यहां पर ये बताया गया है कि कैसे हम इसे लिख सकते हैं। तो देखिए कूलम्ब्स लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, मतलब क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ charges, or the force of attraction or repulsion between two charges is inversely proportional to the square of the distance between them। इसे हम और भी एक नाम है that is called inverse square law। पहले क्या था, जो फोर्स था उसके पास अट्रैक्शन या रिपल्सन प्रॉपर्टी था, तो वो क्या करता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का। और क्या आता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, तो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम का, ठीक है। तो यहाँ पे ये कूलम्ब्स लॉ आपको समझ में आ गया क्या होता है कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तो अब हम देखेंगे कि यूनिट क्या होता है चार्ज का, चार्ज का आखिर क्या यूनिट होता है। तो देखिए हम सबसे पहले जानते हैं कि जो चार्ज होता है उसका यूनिट होता है कूलम्ब, उसे हम क्या बोलते हैं, कूलम्ब। कूलम्ब से और हम सी भी, कैपिटल सी भी उसे लिख देते हैं। फिर एक रिलेशन है 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू दी पावर, दिस पावर में ये है टीएम, ये पावर में टीएम नहीं है उसे काट दीजिएगा, 10 टू दी पावर 9 ESU होता है। ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि 1 कूलम्ब इज इक्वल टू, अगर इतना होता है तो हम एक रिलेशन यहाँ पर देखेंगे, दैट इज एक होता है ESU और एक होता है EMU। EMU का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, EMU का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ठीक है। तो हम जानेंगे यहाँ पर कि 1 EMU ऑफ चार्ज जैसे कि है 1 EMU ऑफ चार्ज जो होता है, इसके पास
होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 10, 3 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 10 ESU। ठीक है, तो 1 EMU ऑफ चार्ज इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 10 ESU होता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे था 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU। तो इसे हम बोल सकते हैं 10 कूलम्ब, 10 कूलम्ब हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम ये भी फिर बोल सकते हैं कि 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 1/10 EMU ऑफ चार्ज। हम बोल सकते हैं कि 1/10 EMU ऑफ चार्ज। ये तो सिंपल हम बोल सकते हैं। तो हमें एक रिलेशन मिल गया कि 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 1/10 EMU ऑफ चार्ज। सबसे पहले हम देखेंगे कि यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलम्ब होता है। 1 कूलम्ब इज इक्वल टू क्या होता है, 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU होता है। फिर हम देखेंगे कि 1 EMU इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 10 ESU होता है। मतलब 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ये 10 कूलम्ब हो गया, क्योंकि 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU था, तो ये 10 कूलम्ब हो गया। तो हम अब ये भी बोल सकते हैं कि 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 1/10 EMU हो सकता है। कितना आसान है, बहुत सिंपल है, आराम से हो गया। अब देखिए, अब हम जनरली क्वेश्चंस में ये पूछ देता है कि 1 कूलम्ब को डिफाइन कीजिए, 1 कूलम्ब क्या होता है। तो हम डिफाइन करते हैं, जैसे कि फोर्स आप लिए थे ना, हमने अभी कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा, F इज इक्वल टू क्या पढ़ा, K इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर Q1 Q2 को 1 ले लीजिए, Q1 Q2 को 1 मत लीजिए, हम फोर्स को 1 लेते हैं। फोर्स को भी हम 1 नहीं लेते, छोड़ दीजिए, हम डिस्टेंस को 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम डिस्टेंस को 1 ले लिए, ठीक है, तो क्या बचा, F इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2। ठीक है, तो Q1 इंटू Q2 को अब चलिए 1 कूलम्ब चार्ज ले लेते हैं। ठीक है, क्या किए, 1 कूलम्ब चार्ज ले लिए, 1 कूलम्ब चार्ज ले लिए। तो हम बोल सकते हैं कि 1 कूलम्ब को अब हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कि 1 कूलम्ब तभी होगा जब हमारा R स्क्वायर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। फिर यहाँ पर K था, K अगर 9 इंटू 10 टू द पावर 9 है, तो F को भी क्या होना होगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, तभी ना ये कैंसिल हो जाएगा, तब ना 1 कूलम्ब को हम डिफाइन कर सकते हैं। हम बोलेंगे कि 1 कूलम्ब जो अमाउंट है चार्ज का, जो कि या तो सिमिलर चार्ज हो सकता है या तो अपोजिट चार्ज हो सकता है, वो तो बाद की बात है। ठीक है, तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि 1 कूलम्ब जो है दैट इज सिमिलर चार्ज और अपोजिट चार्ज, उसको अगर हम 1 मीटर डिस्टेंस से सेपरेट करते हैं, कहाँ, किसी भी वैक्यूम में या फिर फ्री स्पेस में, वैक्यूम फॉर फ्री स्पेस या फिर किसी भी मतलब सिंपल एक स्पेस में हम बोलते हैं। ठीक है, और उसमें फोर्स कितना होना चाहिए, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन का, तब हमारा क्या होगा, 1 कूलम्ब होगा। मतलब 1 कूलम्ब इज द अमाउंट ऑफ चार्ज विच विल रिपेल और इक्वल एंड सिमिलर चार्ज placed at a distance of 1 meter from it in vacuum for free space or air with a force of 9 into 10 to power 9 न्यूटन। सिंपल, सही से। अब देखिए, इसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टीज जानेंगे कि चार्ज के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। तो हम देखेंगे कि चार्ज का प्रॉपर्टीज, तो जो चार्ज होता है वो क्या होता है, एक लाइक चार्ज होता है, मतलब सेम चार्ज, मतलब प्लस प्लस। फिर अपोजिट चार्ज होता है, मतलब क्या, एक प्लस रहेगा तो एक माइनस रहेगा। तो जो सेम चार्ज में हम लोगों ने वहां पर बात किया था, कहां पर, कूलम्ब्स लॉ में, जो सेम चार्ज थे वो उसका फोर्स दोनों का एक अपोजिट डायरेक्शन में जाता है और इसका क्या आता है, सेम डायरेक्शन में जाता है। तो अब हम बोल सकते हैं कि जो लाइक चार्ज होते हैं वो रिपेल करते हैं, लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी इनका हम बोल सकते हैं। फिर हम बोल सकते हैं जो चार्ज है वो एडिटिव होता है नेचर में, मतलब वो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, उसे जोड़ सकते हैं, चार्ज को क्या कर सकते हैं, हम जोड़ सकते हैं। उसके बाद देखिए, चार्ज क्या होता है,
एक डिस्क्रीट मैनर में होता है। मतलब उसका जैसे कि एक चार्ज है, उसको हम एक चार्ज, दो चार्ज, मतलब 1e 2e 3e, जैसे कि हमें पढ़ना है Q इज इक्वल टू NE। मतलब जो चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ठीक है, चार्ज क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर Q इज इक्वल टू क्या होता है, NE होता है। ठीक है, तो इतना प्रॉपर्टी देखें और आइए इसे हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। हम देखते हैं पहले प्रॉपर्टी क्या देखते हैं कि जो लाइक चार्ज होता है वो क्या करता है, रिपेल करता है, और जो अनलाइक चार्ज होता है वो अट्रैक्ट करता है। लाइक चार्ज क्या किया, रिपेल किया, और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट किया। ठीक है, फिर देखते हैं कि जो चार्ज होता है एक स्केलर क्वांटिटी होता है। मतलब हमने देखा कि जो चार्ज होता है उसे हम क्या कहते हैं, सिंपली जोड़ सकते हैं। चार्ज को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो क्या हो गया, एक तरह से एक स्केलर क्वांटिटी हो गया। फिर हमने देखा कि हमने ग्लास रॉड को जब रब किया था किसके साथ, सिल्क क्लॉथ के साथ, तो वहां चार्ज का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो हम बोल सकते हैं कि चार्ज एक तरह का ट्रांसफरेबल, चार्ज का क्या कर सकते हैं हम, ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद चार्ज जो होता है वो ऑलवेज एसोसिएट करता है मास के साथ। मतलब अगर चार्ज है तो उसमें मास होगा, मतलब चार्ज मास के साथ ही एसोसिएट करता है। फिर हमने देखा कि चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। हमने जाना Q इज इक्वल टू NE, जहां पर N जो होता है किसी भी तरह का इंटीजर होता है। फिर देखते हैं कि जो चार्ज होता है वो कंजर्व्ड होता है। ठीक है, मतलब एक बॉडी में अगर चार्ज है दैट इज ए कंजर्व, उसका वो चार्ज क्या है, कंजर्व चार्ज है। हम बोल सकते हैं उसका वो चार्ज क्या है, कंजर्व चार्ज है। तो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो चार्ज होता है अगर एक्सेलरेट करता है, ठीक है, चार्ज क्या किया, अगर एक्सेलरेट किया तो एनर्जी को रेडिएट करता है। मतलब अगर वो एक्सेलरेट करता है तो एनर्जी को क्या करता है, रेडिएट करता है चार्ज। तो इसके बाद हम देखेंगे कि चार्ज का क्या काउज है, क्या प्रोसेस है चार्जिंग का। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी एक होता है। ठीक है, इस थ्योरी के अंदर हमने जानेंगे कि जैसे कि आपने एक एटम लिया, ठीक है, तो ये जो एटम है इस पे ढेरों सारे नेगेटिव चार्ज ऊपर से हैं। ठीक है, और इस पे एक न्यूक्लियस होता है बीच में, सेंटर पे, मतलब कहीं पे भी हो सकता है न्यूक्लियस, तो या तो हम बोल सकते हैं, लेकिन सेंटर पे हम बोलते हैं कि न्यूक्लियस होता है, जिस न्यूक्लियस में दो चीज होता है, एक प्रोटॉन, ये देखिए यहाँ पर, और एक न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, और इसको चारों ओर क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। तो इसके अनुसार ये बताया गया है। और जो इसका पूरा का पूरा मास है वो इसके सेंटर दैट इज न्यूक्लियस पे स्टोर होता है। मतलब न्यूक्लियस से हम ये पता लगा सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का इतना मास है। ठीक है, तो इसमें हम यही जानेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए न्यूक्लियस एट इफ सेंटर ऑन विच its whole mass is concentrated. The nucleus contains two kinds of particles, that is protons and neutrons. अब देखिए, अब सेकंड में हम देखते हैं कि उसी थ्योरी में और है, मतलब कि जो प्रोटॉन है उसे हम पॉजिटिवली चार्ज्ड, और जो इलेक्ट्रॉन है उसे हम मतलब जो प्रोटॉन है उसे हम पॉजिटिवली चार्ज बोलते हैं, पार्टिकल बोलते हैं, और जो न्यूट्रॉन है उसे हम न्यूट्रल बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद उस जो न्यूक्लियस है जिसके अराउंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिवॉल्व करता है एक ऑर्बिट में, मतलब उसका एक खास ऑर्बिट होता है। इसी में जो है इलेक्ट्रॉन वो क्या करता है, रिवॉल्व करते रहता है इसी ऑर्बिट में। मतलब उसका जो ऑर्बिट है वो फिक्स होता है, उसी में वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन जितने भी होते हैं उसमें और जो प्रोटॉन जितने भी होते हैं उसका एक चार्ज होता है जिसका वैल्यू दिया गया है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं
कि एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब कोई अगर एटम है वह न्यूट्रल है तो वह क्यों न्यूट्रल है, ठीक है, मतलब उसमें इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तभी हम बोल सकते हैं कि वो जो एटम है वह क्या होता है, न्यूट्रल है, मतलब इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ के बाद हम देखते हैं कि कंडक्टर्स क्या होता है। तो कंडक्टर्स ऐसे सबस्टांस, ऐसा मटेरियल होता है, मतलब सिंपली हम बोले कि कंडक्टर एक मटेरियल होता है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्रीली मूव करता है, ठीक है, मतलब द मटेरियल इन विच चार्जेस मूव इजिली आर कॉल्ड कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर में क्या होता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब अगर जैसे कि एक रॉड है, ठीक है, रॉड क्या, ये एक तरह का कंडक्टर है, इसमें जो क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे ही इसमें चार्ज प्रोवाइड करेगा तो देखिए यहाँ पर सारा रेगुलर वे में जो चार्ज है वो फ्लो करने लगता है, चार्ज क्या करने लगता है, रेगुलर वे में फ्लो करने लगता है, तो हम बोल सकते हैं कि दैट इज अ कंडक्टर, मतलब इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये इजिली इसमें क्या कहते हैं, चार्ज मूव करते हैं, ठीक है। तो कंडक्टर के बारे में जब अगर आएगा क्वेश्चन में तो इतना ही आप लिख सकते हैं, ये फिगर भी आप बना सकते हैं, ये बहुत सिंपल है। इसके बाद हम देखेंगे कि इंसुलेटर क्या होता है। तो कंडक्टर में हमने देखा कि कंडक्टर क्या करता है कि फ्रीली उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो ये इसका जस्ट अपोजिट है कंडक्टर का, कि ये एक ऐसा मटेरियल है जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर पाता है, मतलब उसमें चार्ज का फ्लो नहीं होता है, चार्ज का फ्लो नहीं होता, मतलब हम बोल सकते हैं कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, तभी तो ये चार्ज का फ्लो इसमें नहीं होता है। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, इसमें क्या होगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। तो कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स दिए गए हैं इंसुलेटर का, जैसे कि वुड हो गया या फिर कोई प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, ठीक है, टॉय होता है, तो ये सब चीजों में जनरली जो है ये सब इंसुलेटर्स होते हैं, इसमें जनरली जो है फ्लो नहीं करते हैं इलेक्ट्रॉन, या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होता है, हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर क्या डिफरेंस होता है चार्ज और मास के बीच में, ठीक है। चार्ज मास का डिफरेंस जो है एग्जाम में पूछ देता है, तो ये जानना काफी इंपॉर्टेंट है कि दोनों का बीच का डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो जो चार्ज होता है वो एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होता है। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, जैसे कि जो चार्ज है, जैसे कि हमने बताया इसके प्रॉपर्टीज में Q इज इक्वल टू NE, तो N इज द क्या हुआ, कोई भी इंटीजर, दैट इज अ इंटीग्रल मल्टीपल होता है, ठीक है, E का, किसका, E का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो हम बोल सकते हैं कि एक तरह का फिजिकल क्वांटिटी, मतलब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मास होता है, इसका मतलब जैसे कि N kg दिया हुआ है, ठीक है, N kg दिया हुआ, तो N कुछ भी 1 2 3 4 इस तरह से, तो ये क्या हो गया, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो गया। जो चार्ज होता है हमेशा मास के साथ एसोसिएट करता है, मतलब अगर चार्ज है तो मास है, फिर मास जो होता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसमें चार्ज होगा ही होगा, हमने बताया था ना कि चार्ज होता भी है, कभी छुपा हुआ रहता है, हिडन होता है उसमें, ठीक है। और हम बोल सकते हैं कि जो मास होता है वो एग्जिस्ट कर सकता है विदाउट अ चार्ज, ठीक है। अब देखिए चार्ज जो होता है वो निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव चार्ज भी होता है, लेकिन मास ऐसा नहीं, मास तो हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। फिर देखिए जो चार्ज होता है वो कंजर्व्ड होता है, ठीक है, मतलब एक जैसे कि अब बॉडी है तो उसमें उतना चार्ज है, उतना चार्ज प्रेजेंट है, दैट इज अ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, मतलब उसमें वो चार्ज उतना है, मतलब हम चार्ज को ले दे तो सकते हैं और चार्ज को क्या कर सकते हैं, कंजर्व भी कर सकते हैं, मतलब रख सकते हैं उतना चार्ज। अब देखिए लेकिन मास में ये चीज नहीं है, मास को हम कंजर्व नहीं कर सकते हैं। फिर चार्ज होता है वो इंडिपेंडेंट होता है किसका, स्टेट ऑफ रेस्ट का और मोशन का, मतलब चार्ज को ये मतलब नहीं है कि दैट इज अ रेस्ट और मोशन, ठीक है, वो अपना रहता है, मतलब जैसे कि एक बॉडी है, ठीक है, तो उसमें चार्ज पहले से भी है, ठीक है, उसमें अगर चार्ज बाद में हम डालते हैं, करंट डालते हैं तो फ्लो करने लगता है, ठीक है, तो चार्ज तो उसको होता है, उसमें होता ही है, तो हम बोल नहीं सकते हैं कि मतलब उसको उतना मतलब कोई नहीं रहता, इंडिपेंडेंट होता है, मतलब कोई मतलब नहीं रहता कि रेस्ट में या मोशन में मैं हूं, बस इतना,
उसके पास बाद मास जो होता है वो डिपेंड करता है कि वो रेस्ट में है या मोशन में है। हम बाद में, अभी तो नहीं, बाद में इसके बारे में पढ़ेंगे कि जैसे कि उसका जो है मास चेंज हो जाता है मोशन में होने से, या फिर मास बढ़ जाता है मोशन में होने से। हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम नहीं बोल सकते हैं, बाद में इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी बस इतना जानिए कि जो मास होता है वो डिपेंड करता है कि वो रेस्ट में है या मोशन में है, ठीक है। अब देखिए, जो चार्ज होता है अगर वो एक्सेलरेट करता है तो एनर्जी रेडिएट करता है, ठीक है। चार्ज अगर एक्सेलरेट करता है तो एनर्जी को क्या करता है, रेडिएट करता है। लेकिन जो मास होता है वो कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करता है, ठीक है। तो मास डज नॉट रेडिएट। अब देखिए, इसके बाद हम देखते हैं कि सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो सेमीकंडक्टर भी एक तरह का सबस्टांस होता है जिसका जो कंडक्टिविटी होता है, कंडक्टिविटी का मतलब जैसे कि अभी हम बताते हैं कि जैसे उसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो हम कंडक्टर बोलते हैं। तो कंडक्टर का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टिविटी, ठीक है। तो हम अभी इतना जानेंगे कि जो कंडक्टिविटी, उसका जो कंडक्टिविटी होता है, मतलब अगर उसमें फ्लो कर रहा है, जैसे कि उसका करंट फ्लो कर रहा है जैसे कि उसमें, तो उसका जो कंडक्टिविटी होता है वो इंसुलेटर हमने पढ़ा और कंडक्टर पढ़ा। तो ये दोनों के बीच में, कंडक्टर में हमने क्या पढ़ा था कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन इजिली मूव करते हैं, इंसुलेटर में नहीं मूव करते, अपोजिट होता है कंडक्टर का। तो सेमीकंडक्टर क्या होता है, दोनों के समझिए बीच में होता है, ठीक है। मतलब क्या होता है, दो सबस्टांस whose कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन एन इंसुलेटर एंड अ कंडक्टर, ठीक है। इसका एग्जांपल मेनली पूछेगा तो बताइएगा कि सिलिकॉन होता है इसका एग्जांपल, और जर्मेनियम होता है जो कि सेमीकंडक्टर की तरह फॉलो करता है, ठीक है। तो इतना हम जान गए। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो इतना ही था। अब हम 2 क्वेश्चन कर लेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है सीबीएसई में। तो हम जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखिएगा और समझिएगा। और ये जो क्वेश्चन जो हम बताए हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, चार्ज है Q1 और Q2, 2 चार्ज है, Q1 एक है और एक Q2 है, ठीक है। दोनों चार्ज क्या है, ग्रेटर है। जैसे कि 2 चार्ज है, वो दोनों चार्ज क्या है, ग्रेटर है 0 से। तो इसका नेचर ऑफ फोर्स के बारे में हम क्या कर सकते हैं, इसका नेचर ऑफ फोर्स के बारे में हम क्या कर सकते हैं। तो हमने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा था कि F इज इक्वल टू होता है K इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर, हमने ये पढ़ा था, ठीक है। तो ये चीज तो हम जानते हैं, कूलम्ब्स लॉ के अंतर्गत हमने पढ़ा है। अब देखिए यहाँ पर बोलता है कि चार्ज क्या है, 0 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव होने के लिए क्या होना होगा, पॉजिटिव होने के लिए अगर दोनों का यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब मैग्नीट्यूड होता है किसका, चार्ज का, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज हमने पढ़ा था Q1 इंटू Q2। तो अगर ये जो प्रोडक्ट है ये पॉजिटिव कब होगा, ये पॉजिटिव तभी हो सकता है जब या Q1 भी पॉजिटिव हो और Q2 भी पॉजिटिव हो। या तो एक चीज हम और बोल सकते हैं, ये ग्रेटर देन 0 तब हो सकता है जब Q1 भी निगेटिव हो और Q2 भी निगेटिव हो, ये भी हम बोल सकते हैं। मतलब क्या होना होगा, दोनों को सेम चार्ज होना होगा, मतलब दोनों या तो पॉजिटिव या तो दोनों निगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, इससे हमको क्या मिलता है कि दोनों पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, दोनों सेम चार्ज हो गया। अब तो हमने चार्ज के प्रॉपर्टी में अभी अभी पढ़ा कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, मतलब Q1 और Q2 सेम चार्ज, मतलब दोनों क्या करेगा, दोनों रिपेल करेगा एक दूसरे से। तो हम बता सकते हैं कि इसका कैसा फोर्स हो गया, रिपल्सिव फोर्स हो गया। बहुत सिंपल, इसका कैसा फोर्स हो गया, रिपल्सिव फोर्स हो गया, ठीक है। समझ में आया, क्या है, 2 चार्ज है Q1 Q2, या ग्रेटर देन 0 है, तो इसके फोर्स के नेचर के बारे में हम क्या बता सकते हैं, तो इसके फोर्स के नेचर के बारे में हम बता सकते हैं कि अगर Q1 और Q2 2 चार्ज है, इसका जो प्रोडक्ट होगा अगर पॉजिटिव होगा, अगर प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो Q1 को भी क्या होना होगा, पॉजिटिव, और Q2 को भी क्या होना होगा, पॉजिटिव। अदरवाइज Q2 को भी निगेटिव और Q1 को भी निगेटिव, तब माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, मतलब तब जाकर यह होगा पॉजिटिव चार्ज, तभी होगा ये ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, सेम चार्ज, मतलब रिपल्स कर रहा है, मतलब रिपल्सिव फोर्स दोनों के बीच में लग रहा है। तो नेचर कैसा हो गया इसका, रिपल्सिव, सिंपल।
रिपल्सिव हो गया इसका नेचर। ठीक है, हम बोल सकते हैं कैसा हो गया, रिपल्सिव नेचर का ये हो गया। तो अब इसके बाद हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये देखिए इसमें है कि इज कूलम्ब अ ग्रेटर और अ स्मॉलर यूनिट ऑफ चार्ज, मतलब जो कूलम्ब होता है या ग्रेटर होता है या फिर स्मॉलर यूनिट ऑफ चार्ज होता है। तो सिंपल हम बोलेंगे कि जो कूलम्ब होता है वो ग्रेटर यूनिट ऑफ चार्ज होता है। तो कैसे होता है, क्वेश्चन आता है यहाँ पर। तो हम बता सकते हैं, हमने कूलम्ब्स लॉ में क्या पढ़ा, एफ का जो वैल्यू होता है k इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, k इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। f का वैल्यू f इज इक्वल टू k इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हमको बताना है कि कूलम्ब जो है वो ग्रेटर यूनिट है या फिर स्मॉलर यूनिट है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर कूलम्ब का जिसकी बात हो रहा है तो यहाँ पे 1 कूलम्ब आप चार्ज ले लीजिए। ठीक है, 1 कूलम्ब चार्ज ले लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर k का वैल्यू भी हमें पता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है। ठीक है, यहाँ पर r का वैल्यू हो गया, r स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर इतना होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर 1 कूलम्ब चार्ज है, 1 कूलम्ब चार्ज है, तो ये अगर k अगर फोर्स के बराबर हो जाए, ये k अगर ये फोर्स के बराबर हो जाए, मतलब फोर्स का भी वैल्यू कितना हो जाए 9 इंटू 10 टू द पावर 9, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल। सिंपल, क्या हो गया, दोनों कैंसिल। यहाँ पर फोर्स कितना हो गया, कैंसिल नहीं अगर बोलेंगे हम तो यहाँ पर सिंपल इतना जानते हैं कि फोर्स कितना हो गया। तो फोर्स जो हो गया, मान चलिए कि अगर k के बराबर हो गया फोर्स, तो फोर्स कितना हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 9। फोर्स कितना हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 9, कितना में, 1 कूलम्ब में। ठीक है, तो 1 कूलम्ब में अगर फोर्स होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 फोर्स जो हो गया वो बहुत बड़ा यूनिट हो गया ना। तो हम बोल सकते हैं कि कूलम्ब इज ऑल्सो ग्रेटर यूनिट, क्योंकि इक्वल होना होगा तभी तो बोल सकते हैं कि यह बड़ा होना होगा, ग्रेटर होना होगा। समझ में आया, यह सिंपल सा बात है। तो इस वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का जो भी टॉपिक है चैप्टर से रिलेटेड, जैसे कि आगे शायद पोटेंशियल के बारे में पढ़ना है, फिर हम पढ़ेंगे कि चार्ज के बारे में तो खत्म हो गया, पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हम बताएंगे कि कैसे निकालते हैं। हम सम में लिख करवाएंगे यहाँ पर कि कैसे हम करंट निकालते हैं, कैसे सीरीज में होता है, पैरेलल में होता है। थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है, लेकिन पढ़ना है। तो हम इतना ही इसमें जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इसका फीडबैक हमें दीजिए कि क्या चीज़ सुधार करने के लिए क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो आज के लिए हम एंड करते हैं, आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।